चलिए दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के अंदर भाग 1 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी भाग 1। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाग 1 में जो है उसका नाम क्या है। तो भाग 1 इसका नाम है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ और इसका राज्य क्षेत्र। इसी अंतर्गत दोस्तों आर्टिकल 1 से 4 तक आता है, यानी भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 यानी अनुच्छेद 1 ये क्या कहता है? तो इसमें सबसे पहला जो एक का ए है, ये कहता है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ है। क्या है? राज्यों का एक संघ है। और इसी में कहा गया कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग अनुसूची के बारे में चर्चा किए थे कि अनुसूची क्या होता है। तो बहुत से ऐसे चीज़ों जिसको संविधान में जगह नहीं मिल पाई, उसे अनुसूची में जगह दिया गया है। तो राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है और इसी में 3 प्रकार के क्षेत्र का वर्णन किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र? तो पहला हो गया स्टेट यानी कि राज्य, जिसकी वर्तमान में संख्या अभी 28 है। दूसरा हो गया यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं। इसकी संख्या की बात करें तो अभी वर्तमान में इसकी संख्या 8 है। और तीसरा जो क्षेत्र रखा गया इसमें अर्जित क्षेत्र। तो अर्जित क्षेत्र अभी तक कोई भी अर्जित क्षेत्र, भारत के द्वारा कोई भी अर्जित क्षेत्र अभी वर्तमान में नहीं है। अब यहाँ पे एक संघ की चर्चा करते हैं। संघ जनरली 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है संघ, एक होता है तो कन्फेडरल होता है, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। ये जो कन्फेडरल है इसको हिंदी में परिसंघ कहते हैं और फेडरल को हिंदी में संघ कहते हैं और यूनियन को भी संघ ही कहते हैं। अब समझिए कि तीनों में अंतर क्या है। तो कोई भी देश अगर फेडरल होगा यानी परिसंघ होगा तो उसके जो राज्य हैं वो क्या होता है, कभी भी टूट के अलग हो सकते हैं। जनरली कन्फेडरल में जो देश बनते हैं इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ देकर एक केंद्र सरकार को अपनी शक्तियाँ देकर एक देश का निर्माण करती है और ये किसी भी संधि के द्वारा जुड़ा नहीं होता और ये कभी भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। फेडरल की बात करें यहीं तो फेडरल में जो है इसमें भी छोटे छोटे राज्य जो हैं अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ देकर एक देश का निर्माण करती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है संधि के तहत एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और जब संधि टूट जाती है तो ये इसके फेडरल के द्वारा जो देश बने होते हैं वह देश भी क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। अब बात करें यूनियन की, तो यूनियन क्या होता है, ये कभी नहीं टूट सकता। यानी यूनियन के तहत जिन राज्यों का गठन देश के रूप में हुआ है वे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो अपना देश भारत यानी इंडिया क्या है, यूनियन है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कई बार पूछ देते हैं कि भारत क्या राज्यों का संघ है, तो कई बार ऑप्शन में संघ और यूनियन दोनों लिख देता है। संघ क्वेश्चन जब इससे पूछा जाता है भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 में किसका प्रयोग किया गया, तो उसमें कई तरह के ऑप्शन रहते हैं। भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का यूनियन है। तो उस कंडीशन में हम लोग संघ ना चुन के क्या चुनेंगे, यूनियन, क्योंकि यूनियन का यहाँ पे मतलब संघ ही होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो यूनियन है वो 3 टाइप्स के हो जा रहे हैं। संघ 3 टाइप्स के, फेडरल, कन्फेडरल और यूनियन। तो भारत जो है वो यूनियन है, इसका भी हिंदी का संघ ही होता है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 2 की, यानी अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाओ, लेकिन राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर। यानी कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य को संसद के द्वारा भारत में मिलाया जा सकता है। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया 36वां संशोधन के द्वारा। जब हम लोग कुछ भी अपने देश में नया परिवर्तन करते हैं यानी संविधान में परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए संशोधन की एक प्रक्रिया होती है, यानी संशोधन करना पड़ता है। तो जब सिक्किम को 1975 में भारत मिलाया गया तो इसके लिए 36वां संशोधन किया गया। संशोधन की चर्चा हम लोग आगे विस्तार से करेंगे। अब हम लोग बात करें आर्टिकल
3 के यानी अनुच्छेद 3, तो इसमें क्या कहता है, तो इसमें भी वही बात कह रहा है कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य के नाम, उसके सीमा और उसके क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। और ये परिवर्तन किसके द्वारा किया जाएगा, तो संसद के द्वारा। आगे हम लोग विस्तार से समझेंगे कि संसद क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को MP यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। उसी तरह UP से अलग हुआ था उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से अलग हुआ था झारखंड 15 नवंबर 2000 को, और अभी हाल फिलहाल में ही आंध्र प्रदेश यानी AP यानी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ 2 जून 2014 को। तो ये हमारा अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 4 यानी अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 4 क्या कहता है, इसको कहता है, ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि अनुच्छेद 368 क्या कहता है। तो हमारे भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368 में संशोधन की प्रक्रिया है, यानी उसमें संशोधन की चर्चा है। और इसके अंतर्गत जो भी संशोधन किया जाता है यानी जो सुधार किया जाता है उसमें राष्ट्रपति का साइन अनिवार्य है, यानी राष्ट्रपति का मंजूरी अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 को 368 से बाहर रखा गया है, इसका मतलब ये है कि इसमें अगर राष्ट्रपति मना भी करे तो भी हम लोग 2 और 3 के तहत सुधार कर सकते हैं। 2 में क्या है कि विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, और 3 में वर्तमान राज्य के जो नाम, सीमा और क्षेत्र है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब यहाँ पे राष्ट्रपति इस परिवर्तन को करने के लिए बाध्य हो जाता है, मतलब उसे वह इस परिवर्तन को होने से नहीं रोक सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसमें क्या किए हैं कि पहले क्या दिया कि राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर हम मिला रहे हैं, तो पहले ही सूचना दे दिए तो उसे बाद में फिर से उस पर आपत्ति नहीं होगी। उसी तरह इसमें भी आर्टिकल 3 में नाम और सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं और राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, यानी राष्ट्रपति को पहले ही सूचना देकर इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें भी क्या होगा, राष्ट्रपति को आपत्ति नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि आर्टिकल 2 और 3 को अनुच्छेद 368 से यानी आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया है। यानी कि इसमें जो हम लोग सुधार करेंगे आर्टिकल 4 में यही कहा गया कि जो आर्टिकल 2 और 3 में सुधार करेंगे उसमें साधारण बहुमत के द्वारा सुधार किया जा सकता है। अब समझते हैं साधारण बहुमत क्या होता है। तो बहुमत 2 तरह का होता है, एक विशेष बहुमत और एक होता है साधारण। विशेष बहुमत का मतलब हुआ ये कि संसद में जितने भी सांसद बैठेंगे उसमें से जो लोकसभा संसद की थोड़ी सी चर्चा कर लें यहाँ पहले। संसद में जो बैठते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सांसद। क्या बोलते हैं, सांसद। और ये जो संसद के 3 अंग हैं, एक तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो जब भी हम लोग किसी भी संशोधन की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो उसके लिए हम लोग विधेयक पारित करते हैं और वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित होता है। उसके बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, तब वह विधेयक बन पाता है। तो उसे पारित करने के लिए हम लोग 2 तरह से बहुमत चाहिए, एक तो विशेष बहुमत चाहिए और एक साधारण बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत में क्या होता है कि जितने भी लोकसभा और राज्यसभा में सांसद बैठे हुए हैं उसका 2/3 अगर उस विधेयक को पारित कर देता है, यानी उस विधेयक को मंजूरी दे देता है, तो वह पारित हो जाएगा। और इसी तरह साधारण बहुमत में क्या होता है, साधारण बहुमत में होता है आधा से एक अधिक, आधा यानी कि 50% से एक अधिक, यानी कि 50% से एक ज़्यादा जो सांसद है, जितना टोटल सांसद होंगे लोकसभा राज्यसभा में उसका आधा से एक अधिक अगर उसको मंजूरी दे देता है तो वह विधेयक क्या होगा, पारित हो जाएगा, कोई भी विधेयक रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आर्टिकल 4 में कि अनुच्छेद 2 और 3 को 368 से बाहर रखा गया। इसका मतलब है कि इसे साधारण बहुमत से पारित कर सकते हैं, मतलब आधा लोग अगर मंजूर हैं और उससे एक और भी
आधा से एक अधिक लोग अगर मंजूर हैं तो किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं और उसके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग आर्टिकल 2 और 3 में परिवर्तन करेंगे तो इसके आधार में अनुसूची में भी परिवर्तन होगा। अनुसूची 1 और 4 में क्यों परिवर्तन होगा? क्योंकि आप ये देखिए कि अनुसूची 1 में किसकी चर्चा है। तो हम लोग यहाँ बात किए थे कि राज्य को कहाँ रखा गया? पहली अनुसूची में। तो जब किसी विदेशी राज्य को मिलाएंगे तो उसके नाम को भी तो पहली अनुसूची में जोड़ेंगे, इसलिए क्या होगा, उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा। और अनुसूची 4 में क्यों परिवर्तन होगा? क्योंकि अनुसूची 4 में है क्या, पहले ये समझते हैं। अनुसूची 4 में जो है किसी भी क्षेत्र से जो प्रतिनिधि होती है, जो इलेक्शन होता है उसके लिए जो प्रतिनिधि चुनाव के लिए लड़ते हैं तो उसकी जो संख्या होती है वह संख्या उसमें निर्धारित है अनुसूची 4 में। तो जब किसी राज्य के सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे तो वहाँ की जनसंख्या में परिवर्तन होगा और जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधियों की संख्या तय की जाती है। तो वहाँ जनसंख्या में परिवर्तन होगा, इसलिए प्रतिनिधियों की संख्या भी परिवर्तन होगा, यानी कि उसमें जो लोकसभा सीट होगा, राज्यसभा सीट होगा, विधानसभा सीट, ये सब में क्या होगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हमारा एक बार फिर से देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत यानी कि इंडिया क्या राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूनियन। दूसरा कहता है राज्य और उसके जो केंद्र शासित प्रदेश है उसे किस में रखा गया? पहली अनुसूची में। और इसमें 3 प्रकार के क्षेत्र की चर्चा है। एक स्टेट जो कि वर्तमान में 28 है, यूटी केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान में 8 है, और अर्जित क्षेत्र जो कि अभी वर्तमान में 0 यानी एक भी अर्जित क्षेत्र अभी नहीं है। और आर्टिकल 2 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। आर्टिकल 3 कहता है कि किसी भी राज्य के, किसी भी वर्तमान राज्य के नाम में, सीमा में और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये भी राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर। और आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो सुधार किए जाएंगे उसे 368 से बाहर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि इसे साधारण बहुमत से ये सुधार किया जा सकता है और इसमें राष्ट्रपति क्या होगा, राष्ट्रपति को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो भी जानकारी भाग 1 से ये जो आज हम लोग चर्चा किए हैं आप सभी को समझ में आया होगा और इसकी अगली वीडियो हम लोग जल्द ही लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।